बताइए। आस्था ने कहा, कुछ नहीं, कॉलेज की बात अलग है, लेकिन बाहर जाने से डर लगता है हमें। एकांश ने पूछा, आपको कोई परेशान करता है क्या आपके रंग की वजह से? आस्था ने जवाब दिया, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता कुंवर जी, बस नहीं पसंद हमें ज्यादा लोगों में जाना। हम पहले से ही अकेले ही रहे हैं, अपनी माँ के अलावा किसी से ज्यादा बातें नहीं की हमने। एकांश ने पूछा, लेकिन क्यों आस्था? आस्था अभी भी उसकी बाहों में थी और उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। एकांश को भी यह महसूस हुआ था। आस्था ने कहा, माँ कहती थी कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। एकांश ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है आस्था। डर की वजह से उसका बदन कांप रहा था। आस्था कहते हुए खामोश हो गई थी, कुछ देर बाद सो गई। एकांश ने आस्था के इंट्रोवर्ट नेचर पर गौर किया और इसी वजह से उसने अगले दिन अपने माँ के नाम से चलने वाले एनजीओ की एक लड़की साक्षी का एडमिशन भी वहीं करवा दिया और उसे आस्था के साथ दोस्ती करने को कहा। अगले दिन से आस्था फिर से कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में आस्था की साक्षी के साथ साथ ऋचा से भी दोस्ती हो गई। ज्यादातर ये तीनों हमेशा साथ ही रहती थी। आस्था की होशियारी की वजह से वहां के प्रोफेसर्स और दूसरा टीचिंग स्टाफ उससे पहले से ही इम्प्रेस था। आस्था की बढ़ती उम्र के साथ उसके अंदर नए जज्बात भी पनपने लगे थे। अब ये बढ़ती उम्र का असर कहिए या फिर फ्रेंड्स के साथ होने वाली बातचीत का असर, लेकिन आस्था अपने कुंवर जी को अब एक अलग नजर से देखने लगी थी। पहले जहां वो बिना झिझक एकांश की बाहों में चली जाती थी, वहीं अब उसे ऐसा करने में शर्म आने लगी थी। एकांश के करीब बैठने से ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। एकांश को भी उसमें होने वाले बदलाव समझ आ रहे थे। जब वो शर्माती तो एकांश को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसी शर्म की वजह से वो उससे दूर दूर रहने लगी थी, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। हालांकि वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए थे। आस्था के दूसरे सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हो गए थे और इसमें भी उसने टॉप किया था। इस बीते समय में जहां एकांश और आस्था का रिश्ता गहरा हो चुका था, वहीं रुद्र और आस्था की मस्ती भी बढ़ चुकी थी। एक दूसरे को चिढ़ाए बिना उनका दिन ही नहीं गुजरता था। सभी घर वालों से भी उसका बॉन्ड काफी हद तक अच्छा हो चुका था। हाँ, मगर बड़े पापा हर्ष और स्वप्न से वो दूर ही रहती थी। आकाश और अजय से भी उसकी कभी कभार बात हो जाती थी। इसके बावजूद आदमियों को लेकर उसके दिल में जो डर था, वो अभी भी बरकरार था। एकांश का काम भी बहुत बढ़ गया था। कुछ दिनों से उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त मिल रहा था, जिससे एकांश की चिड़चिड़ाहट तो बढ़ ही रही थी, मगर आस्था का दिल भी किसी काम में नहीं लग रहा था। आस्था खुद से खफा होते हुए बड़बड़ाई और एकांश के कमरे की ओर चल दी। ओह शिट, हमने तो आज कुंवर जी के कपड़े निकाल कर ही नहीं रखे। आस्था, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, अभी जाकर निकालते हैं, वो अभी तक बाथरूम में ही होंगे। आस्था खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी और उसकी ये बातें एकांश कब से सुन रहा था। उसने कपड़ों को देखते हुए सोच विचार किया। कौन सी वाली निकालें? ब्लैक? नहीं नहीं, हमें फिर से डांट नहीं खानी। फिर कौन सी वाली? व्हाइट? ना, पहले ही वो गोरे हैं और व्हाइट शर्ट अच्छी दिखेगी, लेकिन नहीं, फिर ये रेड बहुत डार्क है। पर्पल, येलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, क्या करे अब? अपनी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने आसमानी कलर की शर्ट निकाल दी। उसने शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक कोट सेट करते हुए खुद से कहा, ब्लैक तो उन्हें पहनना ही है, फिर उनकी मर्जी हो या ना हो। एकांश के शावर जल की स्ट्रॉन्ग खुशबू से आस्था की तंद्रा टूटी थी। वो अपनी ही धुन में पलटी और एकांश को अपने इतने करीब पाकर चौंक गई। एकांश बाथरूम से सिर्फ टॉवल लपेटे बाहर आया था। उसकी वो वेल मेंटेन बॉडी और एब्स देखकर आस्था जैसे सम्मोहित सी हो गई थी। जहां एकांश की नजर सिर्फ आस्था के चेहरे पर थी, वहीं आस्था की नजरें एकांश पर ठहर गई थी। अचानक किसी आहट से एकांश होश में आया, लेकिन आस्था अब भी उसी खुमार में थी। आस्था उसे छूने का मोह संभाल नहीं पाई और उसके हाथ एकांश के सीने पर जाकर रुक गए थे। एकांश के बदन में मानो हजारों सिहरनें दौड़ गई थी। आस्था की छुअन का असर उस पर हावी हो रहा था और एकांश की आंखें मदहोशी में बंद होने लगी थी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। एकांश आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस इतना कहा, आस्था, आप। आस्था भी जैसे नींद से जागी हो वैसे होश में आ गई और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। शर्म के मारे उसने अपनी गर्दन झुका ली और जल्दी से बाहर की ओर जाने लगी। इसी जल्दबाजी में वो गिर ही रही थी कि एकांश ने उसकी कमर से पकड़कर उसे संभाल लिया। उसी संतुलन में वे दोनों कबर्ड से जा लगे थे। दोनों के बीच दूरी ना के बराबर थी। आस्था की सांसें तेज हो गई थीं। शर्म के मारे उसकी पलकें झुकी हुई थीं और होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। एकांश उसके इस नए रूप का दीवाना हुआ जा रहा था। एकांश ने प्यार से अपना चेहरा उसके कान की तरफ ले जाते हुए फुसफुसाया, आस्था, हमारी ओर देखिए। आस्था ने जोर से नामे सिर हिला दिया। एकांश की आवाज बेहद कशिश भरी थी। उसने मिन्नत करते हुए कहा, प्लीज। आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और शर्माते हुए कहा, ना। एकांश धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे की ओर ले गया और अपनी उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाया। आस्था की पलकें भी उठ गई थी। जहां हर बार की तरह एकांश आस्था की उन हरी आंखों में खो गया था, वहीं आज आस्था भी उसकी काली आंखों की गहराई में डूब गई थी। आस्था ने अपने थरथराते होठों से पुकारा, कुंवर जी। तभी एकांश ने कुछ ऐसा किया कि आस्था की जैसे सांसें ही रुक गई। एकांश माथे पर दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, नाइस शर्ट। उसके बाद वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। आस्था ने किसी तरह अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल किया था। अभी जो हुआ उसे सोचकर वो फिर से शर्मा गई और अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। वो वैसे ही वहां से भागकर चली गई थी। बाथरूम के दरवाजे में खड़ा एकांश ये देखकर मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ घुमाकर तैयार होने चला गया। आस्था भागती हुई आ रही थी तो दादीसा ने हैरानी से पूछा, आस्था, क्या हुआ? आप ऐसे भाग क्यों रही हैं? आस्था ने अपनी फूली हुई सांसों को किसी तरह कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, हमें लेट हो रहा है ना, बस इसीलिए। दादीसा ने फिक्र जताते हुए कहा, आराम से बेटा, चोट लग जाएगी ना, और वैसे भी अभी वक्त है कॉलेज के लिए। आस्था ने कहा, अब जाएं? लेकिन उसकी नजरें अब भी एकांश के कमरे की ओर ही थी। दादीसा ने कहा, हाँ जाओ।
आस्था अपने कमरे में आ गई थी। उसने झट से दरवाजा लगाया और उससे टिक कर खड़ी हो गई। शिव जी, ये सब क्या था? और हमारा दिल इतना क्यों धड़क रहा है आज? कुंवर जी को क्या हुआ? हमारे इतने करीब। सोचते हुए भी आस्था का दिल फिर एक बार मचल उठा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और बदन में पता नहीं कितनी सिहरनें दौड़ उठी थी। आस्था आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने माथे पर जहां एकांश ने किस किया था वहां हाथ लगाया और बिजली की रफ्तार से वापस नीचे ले लिया। फिर एक बार उसका हाथ अपने आप माथे की ओर बढ़ गया था। जैसे ही उसका टच माथे को हुआ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक बार एकांश को फील करने लगी। उफ, कितनी अच्छी फीलिंग है ये। एकांश के ख्याल से ही उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके पूरे बदन में अलग सी ही हलचल हुई जो उसकी समझ से कोसों दूर थी। उसके गाल अपने आप लाल हो रहे थे और नजरें, वो तो आईने में खुद का दीदार करने के लिए भी उठ नहीं रही थी। दाइमा ने आवाज दी, आस्था, नाश्ते का वक्त हो गया है, आइए। आस्था ने किसी तरह से कहा, हाँ हाँ आते हैं। आस्था ने अपने पेट में उड़ रही तितलियों से पेट पर हाथ रखकर कहा, ओहो शांत हो जाओ ना, क्या करें हम, बाहर जाएं? नहीं नहीं, कुंवर जी भी तो वहीं होंगे ना, फिर क्या करें, बाहर तो जाना ही होगा ना, हम कुंवर जी का सामना कैसे करेंगे? शिव जी प्लीज ताकत दीजिए हमें। आस्था किसी तरह उठी और फिर वापस बैठ गई। उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और शर्म तो इतनी आ रही थी कि बस किसी तरह वो बाहर गई और सिर झुकाकर सबको सर्व करने लगी। कुछ देर में एकांश आया तो आस्था वहां से भागने को हुई, लेकिन एकांश ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और साथ में ही बैठा दिया। मजबूरन आस्था को साथ में नाश्ता करना पड़ा। उसके बाद दोनों गाड़ी की ओर बढ़ गए। एकांश ने आस्था के लिए दरवाजा ओपन किया। कुछ ही पलों में वो दोनों कॉलेज के पास पहुंच गए। आस्था ने कहा बाय और एकांश के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। लेकिन उसके सैड चेहरे को देखकर अचानक आस्था को क्या हुआ पता नहीं। उसने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए और जल्दी से नीचे उतरकर चली गई। ये क्या कर दिया हमने? हम कैसे इस तरह की किस कर सकते हैं कुंवर जी को? आस्था पूरे वक्त इन्हीं ख्यालों में गुम थी। और एकांश, वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। उसके चेहरे की स्माइल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साक्षी ने पूछा, आस्था, आस्था क्या हुआ? लेक्चर में भी तुम्हारा ध्यान नहीं था और ये ऋचा, ये भी पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। ऋचा ने अपनी ही धुन में कहा, यार किस? और आस्था हड़बड़ा गई। आस्था ने पूछा, किस? क्या कह रही हैं आप ऋचा? ऋचा ने बताया, आई किस्ड हिम। तुम्हें पता है हमने लिप लॉक किया। मेरा फर्स्ट किस यार, कितना एक्साइटिंग था। आस्था कुछ भी बड़बड़ाई जा रही थी। व्हाट? लिप लॉक? आप दोनों ऐसे शादी से पहले किस? आई मीन हाउ? ऋचा ने समझाया, बेबी लिप लॉक का और शादी का रिलेशन, हम दोनों मैच्योर हैं और तो और रिलेशन में भी तो ये कॉमन है। और वैसे भी आजकल किस तो क्या, लिमिट क्रॉस करना भी आम बात है। आस्था ने पूछा, लिमिट क्रॉस का मतलब? ऋचा ने कहा, वही जो शादी के बाद होता है। और आस्था और कंफ्यूज हो गई। आस्था के चेहरे पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क था। उसने पूछा, क्या होता है शादी के बाद? ऋचा ने कहा, इसीलिए मैं तुम्हें बेबी बुलाती हूँ। यार तुम्हें इतना नहीं पता शादी के बाद क्या होता है? साक्षी ने मजे लेते हुए कहा, यार मुझे तो लगता है ये शादी के बाद हमारे जीजू को भूखा ही रखेंगी। आस्था का फिर एक बार मासूमियत भरा जवाब, नहीं हमें कुकिंग आती है तो भूखा क्यों रखेंगे? साक्षी और ऋचा जोरों से हंस पड़ी। ऋचा ने कहा, ओ बेबी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू ना बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे। आस्था ने मिन्नत करते हुए कहा, नहीं ना यार बताओ ना। ऋचा ने बताया, ओए पागल, ये बातें बताने वाली थोड़ी होती हैं। और वैसे भी वो एक खास फीलिंग होती है जो किसी खास के करीब आने से होती है। ऐसा लगता है जैसे पेट में कई तितलियां डांस कर रही हों। सांसें बेकाबू होने लगती हैं, पूरे बदन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है और भी बहुत कुछ। आस्था ने पूछा, लेकिन ये फीलिंग कौन सी होती है? साक्षी ने कहा, फीलिंग नहीं जान, ये तो नशा होता है, मोहब्बत का नशा, जो एक बार सिर चढ़ गया ना तो उतरता ही नहीं है। ऋचा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो साक्षी मैडम, कौन है वो बंदा जिसके मोहब्बत का नशा आपको चढ़ा है? साक्षी ने उदास होकर कहा, है कोई, मैं तो अपना दिल उस पर हार गई, लेकिन वो है कि भाव ही नहीं देता। ऋचा ने आस्था से कहा, ओए अब तू कहाँ खो गई? आस्था ने पूछा, हमें मोहब्बत हो गई है, क्या ये सच में ऐसे तितलियां उड़ने पर पता चलता है? ऋचा ने कहा, यार तू ना इम्पॉसिबल है साक्षी, इसे ना हम थोड़ी रोमांटिक वाली मूवीज दिखाते हैं, ये ऐसे ही रही ना तो हमारे मासी बनने के चांसेस तो खत्म ही समझो। आस्था कुछ नहीं कह पाई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे एकांश से मोहब्बत हुई है या नहीं। समय को कोई रोक पाया है भला? वो तो अपनी तेजी से गुजरता रहता है, ना उसे कोई रोक पाता है और ना ही किसी का उस पर जोर चलता है। आस्था अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आगे बढ़ रही थी। एकांश के लिए उसकी फीलिंग्स और भी स्ट्रांग हो रही थी। अब वो जानबूझकर एकांश के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी। उसे क्या पता था उसकी इस हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लगने वाली है। जिसके साथ वक्त बिताने के लिए वो इतने बहाने बनाती थी, उससे ही दूर होने का वक्त नजदीक आने वाला है। अपनी मोहब्बत का इजहार करने से पहले ही कोई उसे उससे दूर करने वाला है। सुनीता ने पूछा, आस्था सारी तैयारियां हो गई ना, कुछ बाकी तो नहीं रहा? आस्था ने कहा, ओहो छोटी माँ, सब तैयार है, आप सिर्फ उत्तरा दीदी की तैयारी हुई या नहीं वो देखिए। आज उत्तरा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। वैसे तो ये लव मैरिज ही थी, बस अब फॉर्मली बात करनी बाकी थी। मृणाल ने कहा, और नहीं तो क्या सुनीता, आस्था ने सब कुछ अच्छे से कर दिया है। अनीता ने कहा, तुम बस उत्तरा को देखो या फिर ऐश्वर्या से कहो उसे तैयार करने को। सुनीता जी कहते कहते चुप हो गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन आस्था आप? आस्था ने कहा, छोटी माँ हमें पता है कि हमें सबके सामने नहीं आना है। सुनीता ने उदास होते हुए कहा,
सॉरी आस्था बेटा, लेकिन हम मजबूर हैं। हर्षिका के वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि माधव सा और उनकी फैमिली को आपके बारे में पता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तरा के बॉयफ्रेंड करण सा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तो और उनके पिता सीएम हैं। आपकी और कुंवर सा के रिश्ते पर कोई सवाल करे या फिर उत्तरा के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए, हम ये दोनों चीजें नहीं चाहते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी के सामने ही ना आए। एकांश और बाकी सब भी हॉल में आ गए थे। एकांश ने पूछा, और ये कब तक चलेगा छोटी माँ? दादीसा ने कहा, ये जरूरी है एकांश। एकांश ने गुस्से में कहा, लेकिन क्यों जरूरी है दादीसा? आस्था ने सारे काम करने हैं, सारी तैयारियां करनी है, बस किसी के सामने नहीं आना है, ऐसा क्यों? अजिंक्य ने कहा, ऐसा इसलिए एकांश, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप दोनों की उम्र का फासला कहीं उनको अजीब न लगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। यही सही है कि आप दोनों का रिश्ता सबसे छुपाया जाए। धनुष जी ने कहा, हाँ कुंवर सा, और वैसे भी दुष्यंत राजपूत सीएम है और वो कायदे के बहुत पक्के हैं। यकीनन वो आपकी शादी पर सवाल खड़े करेंगे। एकांश ने कहा, उनके सवालों के जवाब देने के लिए हम हैं बड़े बाबा साहब। धनुष ने फिक्र जताते हुए कहा, आप तो जवाब देंगे, लेकिन क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? मत भूलिए, वो बहुत स्ट्रिक्ट और पावरफुल मिनिस्टर हैं। उनके पावर का फायदा हर्ष के पॉलिटिकल करियर को हो सकता है, और हमारी उत्तरा और करण भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। एकांश ने चिढ़ते हुए कहा, बड़े बाबा साहब, अगर बात ऐसी है तो हम और आस्था कहीं चले जाते हैं। जब हम दोनों ही यहाँ नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसके और आस्था के रिश्ते पर कोई उंगली उठाए, उसे ये मंजूर नहीं था। दादासा ने हैरान होते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप कुंवर सा? एकांश के आगे कुछ बोलने से पहले ही आस्था ने हल्के गुस्से में कहा, कुंवर जी चुप रहिए, कुछ भी कैसे बोल सकते हैं आप कहीं नहीं जा रहे हैं। उत्तरा दीदी की शादी होने वाली है और उनके भाई साहब उनके साथ नहीं रहेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? और रहा सवाल काम का, तो कोई हमें नहीं कहता कि काम करो, हम अपने दिल से करते हैं। हमें अच्छा लगता है ये सब करना, जिम्मेदारी है ये हमारी। एकांश का इस तरह सबसे बात करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एकांश ने कहा, सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है क्या हम सबका ध्यान रखना? हमारी नहीं है। आपका ख्याल रखना, आपको आपका हक और इज्जत देना। आस्था ने कहा, अपनों के साथ अपनों के बीच कैसा हक कुंवर जी? और इज्जत पाने के लिए हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। हमें तो सिर्फ आप सबका प्यार चाहिए, जो हर कोई हमें बहुत ज्यादा देता है। आप सब हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, यही काफी है हमारे लिए। एकांश ने कहा, लेकिन आस्था ने अपने क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ कहा, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। अब बिल्कुल चुप रहेंगे आप? पता नहीं इतना गुस्सा लाते कहाँ से हैं। और आप सब यहीं खड़े मत रहिए, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, गेस्ट अभी आते ही होंगे ना। और कुंवर जी आप प्लीज आज ब्लैक पहनिए प्लीज। एकांश ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उत्तरा के कहने पर आस्था ने प्यारी सी स्माइल दी। थैंक यू भाभी साहब, भाईसा को मनाने के लिए। रुद्र ने कहा, वैसे भाभी साहब, आज हमें पता चल गया कि आप बड़ी हो गई हैं, इसलिए हम आपको छोटी सी भाभी साहब नहीं बुलाएंगे। आस्था ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, सच था? रुद्र ने हंसते हुए चिढ़ाया, नहीं झूठ छोटी सी भाभी साहब, भले ही आप कितनी भी बड़ी हो जाएं, हमसे तो छोटी ही रहेंगी ना छोटी सी भाभी साहब। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा, आई हेट यू दा, आप बहुत बुरे हैं। रुद्र ने कहा, अरे इतने मत गाल फुलाइए, कहीं फूट गए तो। आस्था ने सैड सा चेहरा लिए सुनीता जी की तरफ देखा। छोटी माँ। सुनीता जी ने उसे आंखें दिखाई। रुद्र उसे और परेशान करने लग गया। देखा छोटी सी भाभी साहब, आपने प्रूव कर दिया कि अभी तक आप छोटी हैं, कैसे छोटे बच्चे की तरह कंप्लेन कर रही हैं। आस्था रुद्र को मारने के लिए दौड़ पड़ी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं था। और सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। बाकी सब भी तैयार होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद करण और उसकी फैमिली उत्तरा को देखने आ चुके थे। करण के माँ पापा के साथ उसकी छोटी बहन रेवा और भाई कुणाल भी आए हुए थे। रेवा और कुणाल में बहुत एटीट्यूड था। रॉयल फैमिली का हिस्सा और मिनिस्टर के बच्चे होने की वजह से वो दोनों बहुत ही बिगड़े हुए थे। ऊपर से रेवा दिखने में खूबसूरत थी, यही एक रीजन भी उसके घमंड को बढ़ावा देता था। एकांश भी सबके सामने आ चुका था। आस्था की गैर मौजूदगी से उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो उसकी बात टाल भी तो नहीं सकता था, और ना ही अपनी बहन उत्तरा और अपनी फैमिली को नाराज कर सकता था। ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउजर में वो बहुत हैंडसम दिख रहा था, और बस रेवा की नजर उस पर जो थमी, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्लैक शर्ट और ग्रे ट्राउजर में एकांश बहुत हैंडसम दिख रहा था, और बस रेवा की नजर उस पर जो थमी, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजनेस मैगजीन में, न्यूज में उसने एकांश को पहले भी देखा हुआ था, लेकिन आमने सामने वो पहली बार मिल रहे थे। रिश्ते की बात पक्की होने के बाद सभी लंच करने बैठ गए। हमेशा की तरह आस्था ने आज भी बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था, जिसके दीवाने करण की फैमिली भी हुई। डेजर्ट में आस्था ने खीर बनाई थी। नौकर ने सभी को लाकर सर्व की, जो सभी को बहुत पसंद आई। लेकिन रेवा अब भी एकांश को देख रही थी। एकांश के लुक और सक्सेस की वजह से रेवा पहले ही उससे बहुत इंप्रेस हो चुकी थी। रेवा एकांश को देखते हुए दिल ही दिल में उसे अपना बनाने का ख्वाब देख रही थी। आई वॉन्ट यू एकांश, आप में वो बात है जो हमें हमारे हमसफर में चाहिए थी। और वैसे भी हर बेहतरीन चीज पर सिर्फ हमारा हक होता है, और आप तो बेहतरीन से भी बेहतरीन हैं। तो आप पर हक सिर्फ रेवा राजपूत का है, सिर्फ रेवा का। इस बात से बेखबर एकांश अपनी आस्था की बनाई हुई खीर खाने में बिजी था, तो आस्था उसकी खुशी देखने में। लंच के बाद सभी फिर एक बार बातों में बिजी हो गए। रेवा ने बहुत प्यार से उसे आवाज दी, कुंवर साहब। एकांश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जी। रेवा ने इस तरह कहा कि एकांश उसे मना कैसे करे, इस सोच में पड़ गया। हमें आपका पैलेस देखना है, तो आप हमें दिखाएंगे प्लीज। रुद्र ने बात संभाल ली, क्यों नहीं मिस रेवा, इनफैक्ट बड़ों को उनकी बातों में बोर होने दीजिए। हम सब यंगस्टर्स पैलेस देखकर आते हैं, क्यों करण जीजा सा? लेकिन रेवा सबके साथ जाने से नाराज हो गई। उसे सिर्फ एकांश का साथ चाहिए था। एकांश, रुद्र, उत्तरा, करण, स्वप्न, हर्ष, ऐश्वर्या, कुणाल और रेवा सभी पैलेस देखने लगे और वैसे ही गार्डन में आ गए। रेवा ने वहां की खूबसूरती अपनी नजरों में समाते हुए कहा,
वाह कुंवर सा, कितना खूबसूरत गार्डन है आपका। रुद्र सभी को ले जाने लगा। ये तो कुछ भी नहीं, यही आर्टिफिशियल लेक है। वहाँ का नजारा तो इससे भी खूबसूरत है। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, उनके कानों पर आस्था की हंसी की गूंज पहुंची। कुणाल ने एक्साइटेड होते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ब्यूटीफुल, ये इतना प्यारा कौन हंस रहा है? आस्था पेड़ से बंधे बड़े झूले पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ इन सब की ओर थी, इसलिए उसके जमीन तक आने वाले खुले बाल ही सबको दिख रहे थे। और सुनाई दे रही थी तो वो उसकी प्यारी सी हंसी। सबका लंच होने के बाद आस्था यहाँ चली आई थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसने ही सबको समझाया था, इसलिए वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। यहाँ आकर आस्था ने अपनी दोनों सहेलियों को कॉल किया और बस उन दोनों ने आस्था की उदासी भाप ली, इसलिए वो उसे हंसाने में लगी हुई थी और आस्था खिलखिलाकर हंस रही थी। कुणाल ने अजीब सी नजरों से आस्था की ओर देखा और कहा, ये ब्यूटीफुल है कौन? और उसके बाल सच में इतने लंबे हैं? स्वप्न ने कहा, जो भी है आपकी पहुंच से बहुत दूर है कुणाल, तो बेहतर होगा आप उनसे दूर रहिए। एकांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्र के अलावा स्वप्न को भी उसकी फिक्र करता देख उसे अच्छा लगा। फिर से आस्था की हंसी की गूंज से एकांश का ध्यान उसकी ओर चला गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। रुद्र ने उसकी नजरों को पढ़ लिया और सबको आगे चलने को कहा। रुद्र ने अपने मोबाइल में देखते हुए एकांश से कहा और उसे मैसेज करके आस्था के पास जाने को बोला। भाई साहब, आकाश भाई आपको बुला रहे हैं, शायद आपका फोन नहीं लग रहा है। एकांश ने कहा, हम जाते हैं। स्वप्न को भी रुद्र का प्लान समझ आया और उसने एकांश की तरफ देखकर स्माइल की। ठीक है, आप जाकर आइए, हम सब अंदर जाते हैं। एकांश हल्का सा शर्माया और आस्था की ओर बढ़ गया। आस्था गुनगुनाते हुए धीरे धीरे झूला झूल रही थी। एकांश उसके पीछे आया और उसे झूला देने लगा। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा, आह कुंवर जी, हम डर गए ना, ऐसे अचानक क्यों आते हैं आप? एकांश ने उसकी नाक खींची। सॉरी। आस्था और नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ गई। दिस इज नॉट डन कुंवर जी, आप हमेशा हमारी नाक खींचते हैं। एकांश ने झूला रोका और पीछे से ही उसके करीब आकर उसका चेहरा अपनी ओर किया। आस्था ने फिर से अपना चेहरा घुमाया। एकांश अब उसके बाजू में बैठ गया। दोनों के चेहरे अलग अलग डायरेक्शन में थे। एकांश ने कहा, आस्था अब देखिए ना हमारी ओर। आस्था ने कहा, ना, आप हमारी नाक खींचते हैं। एकांश ने कहा, अब नहीं करेंगे, चलिए देखिए इधर। आस्था ने कहा, नहीं, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं लेकिन वही करते हैं। एकांश ने झट से उसे अपनी ओर खींच लिया। आस्था उसके सीने से जाकर टकरा गई और उसका चेहरा एकांश के चेहरे के बेहद करीब आ गया। एकांश को तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उसी उधेड़बुन में कब उसके हाथ आस्था की कमर पर जा पहुंचे उसे समझ ही नहीं आया। आस्था के हाथ भी एकांश के सीने पर थे और नजरें कब की उसकी नजरों में खो चुकी थी। न जाने कितनी देर वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हवा के झोंके से आस्था के बाल उसके चेहरे पर आ गए। एकांश ने बड़ी नजाकत से उन्हें उसके कान के पीछे डाल दिया। एकांश की छुअन से आस्था सिहर गई और उसके और करीब चली गई। एकांश ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर घुमाया। अपने अंगूठे से उसके गाल को हल्के से रब किया। आस्था की आंखें बंद हो गईं। एकांश का अंगूठा अब आस्था के होठों को नाप रहा था। उसकी नजर वहां से हट ही नहीं रही थी। उसका दिल सिर्फ आस्था के होठों का रस पीने को बेकरार हो रहा था। आस्था का हाल भी कुछ ऐसा ही था। एकांश और आस्था बेहद नजदीक थे। एकांश का दिल आस्था के होठों का रस पीने को बेकरार हो रहा था। आस्था का हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन बड़ी शिद्दत से एकांश ने अपने आप को काबू किया और वहां से चला गया। अगर और एक पल भी वो वहां रुकता तो अपने आप को नहीं रोक पाता आस्था को प्यार करने से। तभी सुनीता जी ने आस्था को बुलाया। आस्था, इधर आइए। आस्था ने झिझकते हुए कहा, छोटी माँ, लेकिन हम कैसे सामने आए? सुनीता जी ने बिना उसकी बात सुने उसे ले जाते हुए कहा, आप चलिए हमारे साथ। दुष्यंत जी ने आस्था को देखते हुए पूछा, ये कौन है सुनीता जी? सुनीता जी ने सबकी ओर देखते हुए कहा, ये आस्था है, हमारी बेटी, बहुत खास है हमारे लिए और हमारे साथ ही रहती हैं। अब सबसे आपकी मुलाकात हो ही गई थी तो सोचा क्यों ना हमारे घर की सबसे छोटी सदस्य से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। एकांश के चेहरे से खुशी साफ साफ झलक रही थी। आस्था ने आगे बढ़कर सबके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। दुष्यंत जी को भी उसके संस्कार बहुत पसंद आ गए। करण के अलावा रेवा और कुणाल ने कभी भी इस तरह से उनके पैर नहीं छुए थे। करण की माँ साधना ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, आपकी बेटी कैसे? दादीसा ने आस्था को अपने पास बुलाकर बैठाते हुए कहा, साधना जी, जरूरी नहीं रिश्ते खून के ही हों, कुछ रिश्ते जज्बातों के भी होते हैं। जिस पर साधना जी ने स्माइल की, लेकिन वो कितनी जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी ये उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। कहीं ना कहीं वो भी आस्था के रंग को लेकर मुंह टेढ़ा कर रही थी। दुष्यंत जी ने सोचते हुए कहा, आस्था 12th स्टेट टॉपर, सही कहा ना हमने? आस्था ने हाँ में सिर हिलाया। रेवा और कुणाल आस्था को घूर के देखने लगे। दादासा ने भी आस्था की तारीफ में कहा, जी बिल्कुल दुष्यंत जी, हमारी आस्था ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि और कामों में भी टॉपर है। आज का सारा खाना उन्होंने ही बनाया था। आस्था के चेहरे पर मुस्कान छा गई। इसके बाद कुछ और देर सबने बातें की और करण की फैमिली विदा लेकर चली गई। आस्था सुनीता जी के गले लग गई। थैंक यू छोटी माँ। सुनीता जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ घुमाया। माँ को कोई थैंक्स कहता है क्या आस्था? उन्होंने आस्था के चेहरे की उदासी देख ली थी, इसलिए उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन सबसे करवाया ताकि अगली बार उसे सबसे अलग न रहना पड़े। दूसरी तरफ रेवा उसके आलीशान बेडरूम में लेटे हुए एकांश के ख्यालों में गुम थी। पूरे रास्ते उसे सिर्फ एकांश का ही चेहरा नजर आ रहा था। रेवा ने बेहद सिडक्टिवली उसका नाम पुकारा, एकांश, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? उफ, कितने दिलकश दिखते हैं आप। हमें तो आपका नशा चढ़ गया है और ये नशा आपको पाने से ही कम होगा। नहीं नहीं, कम नहीं,
आपको पाने से और बढ़ेगा। मिस्टर एकांश रघुवंशी, यू आर माइन, ओनली माइन, और बहुत जल्द हम मिसेस रेवा एकांश रघुवंशी बनेंगे। रेवा ने अपने आप को शीशे में देखते हुए घमंड से कहा, हमें यकीन है जिस तरह हम आपकी खूबसूरती के दीवाने होकर आपको अपना बनाने का ख्वाब देख रहे हैं ना, वैसे आप भी हमारे ही बारे में सोच रहे होंगे। और क्यों ना सोचें, रेवा राजपूत है ही इतनी खूबसूरत कि एक बार जो हमें देखे वो हमारे हुस्न का दीवाना हो ही जाता है। और हंसते हुए फिर एक बार बेड पर लेट गई। आने वाले तूफान से अनजान आस्था भी एकांश के ख्वाब देख रही थी। उसे बार बार एकांश का करीब आना याद आ रहा था। एकांश की गर्म सांसें उसे अभी भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो बार बार सिहर रही थी। आस्था ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। ओह कुंवर जी, मत कीजिए ना इतना परेशान, हमें बहुत शर्म आ रही है। इश, ये कैसे ख्वाब देख रहे हैं हम, वो भी खुली आंखों से। अगर कुंवर जी को पता चला तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। लेकिन हम भी क्या करें, वो लम्हे अभी भी हमारी आंखों के सामने ही घूम रहे हैं। क्या कुंवर जी हमें किस करने वाले थे या फिर नहीं, उनका तो पता नहीं, लेकिन हमें उनके लबों का एहसास अपने लबों पर चाहिए था। आस्था अपनी ही सोच पर हैरान हुई और शर्मा कर बिस्तर में छुप गई। आस्था अपने आप से ही बड़बड़ाई जा रही थी और शर्मा रही थी। पागल आस्था, कुछ भी सोच रही हो, ये साक्षी और ऋचा को तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ही ये ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग में डाले हैं। अब ये उम्र का असर कहिए या फिर प्यार का खुमार, लेकिन आस्था को एकांश की करीबी बेहद पसंद आने लगी थी। हर कोई एंगेजमेंट की तैयारियों में, शॉपिंग में बिजी था। आस्था भी जितनी हो सके उतनी हेल्प कर रही थी, लेकिन सबने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। उत्तरा के साथ साथ सुनीता जी ने आस्था के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की। रेवा भी एकांश को रिझाने का एक मौका भी नहीं छोड़ रही थी। किसी न किसी बहाने वो एकांश के करीब आती या फिर उसके साथ ज्यादा वक्त बिताती। आस्था को मिलती अटेंशन की वजह से वो आस्था पर बेहद गुस्सा थी। वो आस्था को अकेले में नीचा दिखाती और सबके सामने हंसकर बात करती। आस्था को उसका बिहेवियर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो खामोश थी। और उसकी यही खामोशी उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली थी, ये आने वाला वक्त ही जानता था। गुलाबी जोड़े में सजी उत्तरा को देखते हुए आस्था ने कहा, वाह उत्तरा दीदी, आप कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। रुकिए, आपको काला टीका लगाते हैं, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए आपको। आज उसकी एंगेजमेंट थी। अपने प्यार का ग्लो उस पर बहुत खूब चढ़ा हुआ था। खुशी तो उसके चेहरे से भर भर के बह रही थी। उत्तरा ने पूछा, हमारा ठीक है भाभी साहब, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। उसके सिर पर चुनरी डालते हुए आस्था ने कहा, हमारा क्या है, बस 10 मिनट में अभी तैयार होकर आते हैं। उत्तरा ने जिद करते हुए कहा, ऐसे कैसे भाभी साहब, आज आपकी ननद की एंगेजमेंट है तो आज आप फुल मेकअप करेंगी। ऐश्वर्या को देखिए कब से तैयार होने में लगी हुई हैं। ऐश्वर्या ने बीच में टोकते हुए कहा, उत्तरा आप हमें कुछ मत कहिए, और भाभी साहब आप जाइए चेंज करके आइए, नीता आपको तैयार कर देंगी। आस्था ने साफ मना करते हुए कहा, जी नहीं, हम अपने आप तैयार हो जाएंगे, वैसे भी ये सब हमें नहीं पसंद। जिस पर दोनों उसे घूर कर देखने लगी थी। आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए पूछा, जरूरी है ये सब करना। ऐश्वर्या और उत्तरा ने एक साथ जोर देते हुए कहा, जी, और उन्होंने आस्था को चेंजिंग रूम में भेज दिया था। आस्था ने उन्हें रोकते हुए कहा, अच्छा सुनिए तो सही, हमारा सामान हमारे रूम में है, हम अभी लेकर आते हैं। उत्तरा ने पीछे से कहा, जल्दी आइएगा। आस्था अपने कमरे में आ गई थी और उसने अपना जोड़ा उठा लिया था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हम यही तैयार होते हैं, वहां गए तो पता नहीं वो क्या क्या करेंगे हमारे चेहरे पर। ये कहते हुए आस्था तैयार होने लग गई थी। आस्था जब तैयार हुई तो बेहद हसीन दिख रही थी, लेकिन ओढ़नी हैवी होने की वजह से बार बार कंधे पर से सरक रही थी। उसे ही संभालते हुए आस्था बाहर आई और एकांश से टकरा गई थी। एकांश ने आस्था को बाहों में जकड़ते हुए संभाल लिया, लेकिन दूर खड़ी रेवा ये सब देख रही थी और उसकी नजदीकियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। आस्था की ओढ़नी हैवी होने की वजह से बार बार कंधे पर से सरक रही थी। उसे ही संभालते हुए आस्था बाहर आई और एकांश से टकरा गई थी। एकांश ने उसे संभालते हुए कहा, आराम से आस्था। आस्था की रोती हुई आवाज आई, कुंवर जी। एकांश पैनिक हो गया और पूछा, क्या हुआ। आस्था ने अपनी ओढ़नी दिखाते हुए कहा, ये ओढ़नी संभल ही नहीं रही है। एकांश को वो और भी खूबसूरत नजर आई। एकांश उसे कमरे में ले गया और बोला, लाइए हम हेल्प करते हैं आपकी। आस्था ने पूछा, आपको आता है। एकांश ने उसकी ओढ़नी कंधे पर डाल दी और 2-3 जगह पिन से सेट कर दी। सिर्फ पिन से सेट ही तो करनी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आस्था उसका और अपना अक्स शीशे में निहार रही थी। रॉयल ब्लू कलर की शेरवानी में उसका गोरा रंग और निखर रहा था। वेल सेट हेयर, ट्रिम बियर्ड, रोलेक्स वॉच और उसका वो मदहोश करता परफ्यूम। आस्था ने उसके नासमझ गहरी सांस लेकर उसके स्मेल को अपने अंदर समा लिया और वो बस उसमें खो सी गई। एकांश ने कहते हुए शीशे से ही उसे देखा और उसे अपनी ओर इस तरह देखता पाकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आस्था ठीक है। एकांश ने बेहद सेडक्टिवली उसे पुकारा और आस्था के रोंगटे खड़े हो गए। आस्था, एकांश ने उसके कान के पास हल्के से कहा और उसकी गर्म सांसों से आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली। डू आई लुक हैंडसम। आस्था के मासूम से चेहरे को निहारते हुए एकांश उससे दूर हुआ और मुस्कुरा दिया। ये अब उसका हमेशा का काम हो चुका था। आस्था के करीब जाकर उसे थोड़ा सा परेशान करना और फिर मैंने कुछ नहीं किया, इस तरह से दूर जाकर खड़े होना। एकांश ने किसी तरह अपनी स्माइल छुपाते हुए कहा और आस्था जोर से ना में सिर हिलाकर वहां से भाग गई। क्या हुआ आस्था, कहाँ खो गई आप। एकांश फिर जोर से हंस पड़ा। एकांश ने अपने आप से कहा और बाहर चला गया। सॉरी आस्था, आई नो कि हमें आपको इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, अब ये फीलिंग्स हमसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं। हमें पता है प्यार तो आप भी हमसे बहुत करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप ये छुपा रही हैं। कब आप हमसे खुलकर कहेंगी। अब और इंतजार नहीं होता है हमसे। प्रॉमिस कि जब तक आप पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाती तब तक लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको परेशान करना भी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो रहा है हमें।
हर बार कुंवर जी दूर होते हैं और हम उन्हें हमारे करीब महसूस करते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। अगर ऐसा ही रहा ना तो हमें यकीन है हम पागल हो जाएंगे। लेकिन आज वो कितने हैंडसम दिख रहे थे। अपने आप से सोचते हुए उसकी नजर एकांश पर जा रुकी। एकांश ने उसे इशारे से ही कुछ पूछा, जिस पर आस्था ने ना में सिर हिलाया। तभी रेवा एकांश के करीब आकर खड़ी हो गई और आस्था के चेहरे पर उदासी छा गई। रेवा ने एकांश को गले लगाया और आस्था की शक्ल देखने लायक हो गई। रुद्र और स्वप्न उसके चेहरे को देखकर उसके पास आ गए और वो जहां देख रही थी उधर देखा। रुद्र ने कहा, एकांश भाईसा को रेवा से इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए, है ना स्वप्न? आस्था ने थोड़ा चिढ़कर कहा, कुंवर जी थोड़ी उनके करीब जा रहे हैं, वही चिपक रही हैं उनसे। स्वप्न ने पूछा, आर यू फीलिंग जेलस? आस्था की आंखों से आंसू आ गए। नहीं, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है। वो हमारी कुंवर जी है ना, फिर वो उनके इतने पास क्यों जाती है? स्वप्न ने कहा, क्योंकि आप भाईसा से दूर रहती हैं। अगर आप उनके साथ होती तो रेवा थोड़ी वहां होती। आस्था ने कहा, आप कीजिए ना उन्हें दूर। स्वप्न ने कहा, वो हम कैसे कर सकते हैं भाभी साहब, उनकी वाइफ तो आप है ना? आस्था ने पूछा, तो हम क्या करें स्वप्न भाई साहब? स्वप्न ने कहा और वहां से चला गया। ये आप सोचिए। आस्था ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। रुद्र था। रुद्र भी वहां से स्वप्न के पास आ गया। छोटी सी भाभी साहब, हमें ऐसे मत देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। स्वप्न ने पूछा, क्या लगता है रुद्र, भाभी साहब कुछ करेंगी या नहीं? रुद्र ने कहा, पता नहीं भाई, वेट करते हैं कुछ देर, कुछ किया तो ठीक, वरना हमें ही कुछ करना होगा। स्वप्न ने पूछा, रुद्र वो हमें दा क्यों नहीं कहती? रुद्र ने अपनी कॉलर टाइट करते हुए कहा, उसके लिए स्पेशल होना होता है। स्वप्न ने कहा, हाँ दिख रहा है कितना स्पेशल होना होता है, बट कुछ भी बोलो, शी इज सो इनोसेंट एंड प्योर सोल। रुद्र सबको अपना बना लेती हैं। रुद्र ने कहा और वो दोनों आस्था की तरफ देखने लगे। या शी इज। आस्था सिर्फ एकांश को ही देखे जा रही थी और एकांश है कि वहां सबसे बात करने में लगा हुआ था। रेवा भी उसे हंस हंस कर बातें कर रही थी और आस्था की जेलसी और बढ़ रही थी। आखिरकार ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो एकांश के पास चली गई। आस्था ने कहा, कुंवर जी हमें बात करनी है। रेवा ने थोड़ा चिढ़कर इसे नीचा दिखाते हुए कहा और आस्था की आंखों में पानी आ गया। तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो हमसे बात कर रहे हैं। एकांश ने रेवा को गुस्से से घूरा, लेकिन अगले ही पल प्यार से आस्था की ओर देखते हुए पूछा, आस्था क्या हुआ? आस्था ने कहा, आप हमारे साथ चलिए ना कुंवर जी। एकांश ने फिर से जल्दी निगाह से रेवा को देखा और बोला, हम आ रहे हैं, चलिए। वो कुछ कहता उससे पहले ही आस्था ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगी। रेवा गुस्से से तड़प उठी। एक मामूली सी लड़की उसके सामने उसके प्यार को ले जाए, वो उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। एकांश ने पूछा, अब बताएंगी क्या हुआ है? आस्था उसे डांट रही थी और उसके बोलते हर लफ्ज के साथ एकांश की स्माइल और बढ़ रही थी। ये आप हमसे पूछ रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको उनसे इतना हंसकर बात करने की? दूर रहेंगे आप उनसे और सबसे भी। आप हमारे हैं और सिर्फ हमारे ही रहेंगे, समझे आप? आस्था ने गुस्से में कहा, समझे या नहीं आप कुंवर जी? एकांश ने थोड़ा झुककर कहा और आस्था शर्मा गई। एकांश का उसे इस तरह रानी सरकार बोलना उसे बहुत पसंद आया। जो हुक्म रानी सरकार, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। इतना कहकर एकांश ने उसके बालों पर किस किया और आस्था उसके बाहों में सिमट गई। उन दोनों को इतने करीब देख रेवा जल भून रही थी। वो जब भी एकांश के गले लगती तो वो बस फॉर्मल हक करता और विदिन सेकंड दूर हो जाता। लेकिन आस्था को उसने काफी देर तक अपनी बाहों में रखा हुआ था। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। आस्था और एकांश को करीब देख रेवा जल भून रही थी। वो जब भी एकांश के गले लगती तो वो बस फॉर्मल हक करता और विदिन सेकंड दूर हो जाता। लेकिन आस्था को उसने काफी देर तक अपनी बाहों में रखा हुआ था। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। यही हाल कुणाल का भी था। उसे आस्था के साथ करीबी बढ़ानी थी। वो बस फिजिकली आस्था को पाना चाहता था, लेकिन आस्था उससे करीबी तो दूर, उससे बात भी नहीं करती। मुश्किल से उन दोनों ने एक या दो बार बात की होगी, जिसे भी आस्था ने टाल दिया या फिर रुद्र या स्वप्न दोनों में से कोई आकर उसे ले गया। रेवा ने कुणाल को गुस्से में देखकर कहा, कुणाल हमारा ठीक है, हम एकांश से प्यार करते हैं, लेकिन आप क्यों इतना चिढ़ रहे हैं? कहीं आपको वो बहन जी पसंद तो नहीं आ गई? कुणाल ने कहा, सीरियसली रेवा, आपको वाकई में लगता है कि मैं उस जैसी लड़की से प्यार मोहब्बत करूंगा? रेवा ने पूछा, तो फिर इतना गुस्सा? कुणाल ने ईविल स्माइल के साथ कहा, वो हमें करीब नहीं आने देती और यहाँ देखो कब से कुंवरसा की बाहों में है। आई वॉन्ट हर फिजिकली एट एनी कॉस्ट। रेवा ने कहा, इसमें ऐसा क्या है जो आपको चाहिए? आपकी सारी गर्लफ्रेंड्स इससे कई ज्यादा खूबसूरत है। कुणाल ने हवस भरी नजरों से आस्था को घूरते हुए कहा, जो अपने कुंवर जी के साथ हंस के बातें कर रही थी। है, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं। सिर्फ रंग अच्छा नहीं है इसका, बाकी वो बहुत अट्रैक्टिव है और हमें अपनी अट्रैक्शन इसे पाकर मिटानी है, जो हम जल्द ही करेंगे। रेवा ने भी ईविल स्माइल के साथ कहा, जो करना है जल्दी करो और इसे हमारे एकांश से दूर रखो। कुछ देर में उत्तरा और करण की एंगेजमेंट हो गई। रॉयल फैमिली और मिनिस्टर के बेटे की शादी का फंक्शन होने की वजह से काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने अपनी प्रेजेंस लगाई हुई थी। एकांश मोस्टली मीडिया के सामने कम ही जाता, लेकिन इस मौके पर मीडिया ने उसे घेर लिया और सवालों की बौछार शुरू कर दी। बिजनेस से लेकर अब सवाल उसकी पर्सनल लाइफ पर आने शुरू हो गए। एक लेडी रिपोर्टर ने पूछा, कुंवर साहब अब आप कब शादी करने वाले हैं? कब तक सिंगल रहने का इरादा है आपका? एकांश के इस जवाब से रिपोर्टर के सवाल और बढ़ गए। किसने कहा आपसे कि हम सिंगल हैं? रिपोर्टर ने पूछा। यू मीन यू हैव अ गर्लफ्रेंड? एकांश ने नजरों के कोनों से आस्था को देखते हुए कहा, जी नहीं, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, हमारे साथ हमारी हमसफर है। रिपोर्टर ने पूछा, मतलब आपने शादी कर ली? एकांश ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन उसके इस कन्फेशन के बाद सभी के पास एक ही सवाल था कि एकांश की हमसफर कौन है। सारी रस्में हो चुकी थीं। धीरे धीरे सभी गेस्ट भी लौटने लगे थे। एकांश और करण दोनों की फैमिली ने एक साथ खाना खाया।
रेवा एकांश के पास बैठने गई उससे पहले ही एकांश ने आस्था को अपने पास बुलाया और खाना खाने बैठा दिया। रेवा का गुस्सा और बढ़ गया और वो बिना खाना खाए ही वहां से चली गई। उसके पीछे कुणाल भी चला गया। करण और उसकी फैमिली ने भी खाना खाकर सबसे विदा ली और वो चले गए। आस्था सभी नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। थकावट की वजह से उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसे पहले से ही सब कुछ अच्छे से क्लीन रखना पसंद था, इसलिए वो सबको हिदायतें दे रही थी। एकांश ने पूछा, आस्था क्या कर रही हैं आप यहाँ? चलिए, सोना नहीं है क्या? आस्था ने काम में लगते हुए कहा, बस 5 मिनट कुंवर जी। एकांश ने उसकी एक न सुनी और उसे कमरे के पास ले जाते हुए कहा, वो कुछ नहीं, आप चलिए हमारे साथ और सो जाइए। आस्था ने जाते हुए एकांश का हाथ थामा और पुकारा, कुंवर जी। एकांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहिए। आस्था ने ना में सिर हिला दिया। उसे भी पता नहीं था कि उसने एकांश को क्यों रोका था। वह बस उसे देखे जा रही थी। एकांश ने फिक्र में पूछा, आस्था क्या हुआ? आस्था ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, गुड नाइट। उसने कह तो दिया था, लेकिन एकांश का हाथ अभी भी उसके हाथों में था। एकांश उसकी उलझन समझ रहा था। अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी कि वो इन सब फीलिंग्स को प्रॉपर्ली समझ पाए, लेकिन उसकी वो हरी आंखें बहुत आस से उसे देख रही थी। एकांश को भी उसे अपने करीब लेने की बहुत तमन्ना हुई, जिसे उसने शिद्दत से टाल दिया। एकांश ने उसके माथे पर अपने लबों की मोहर लगाते हुए कहा, गुड नाइट आस्था। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके होंठ अपने आप थोड़े अलग हो गए और उनकी थरथराहट भी बढ़ने लगी थी। एकांश आस्था के प्यारे से चेहरे को देख रहा था। उसे भी उसे चूमने की बेहद चाहत हो रही थी। एकांश ने अपना सिर उसके सिर से लगा लिया था। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो एक पल ऐसा था कि दोनों भी अपनी सारी लिमिट्स भूलना चाहते थे और एक दूसरे की बाहों में खो जाना चाहते थे। एकांश ने धीरे से अपने होंठ उसके होठों से हल्के से टच किए, लेकिन अगले ही पल उसने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और उसे देखते हुए उससे दूर हो गया। आस्था वैसी ही बंद आंखों से एकांश की छुअन का इंतजार करती खड़ी रही, लेकिन एकांश वहां से कब का जा चुका था। आस्था उदास मन से बेड पर आकर लेट गई। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए बिना चेंज किए ही सो गई। एकांश अपने कमरे में आ गया था। उसने अपनी शेरवानी निकालकर बेड पर फेंक दी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो आस्था के इतने करीब जा सकता है? कैसे अपनी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है? यही सब सवाल एकांश को परेशान कर रहे थे। वो बाथरूम में गया और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा होकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने लगा। एकांश अपने कमरे में आ गया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। कैसे वो आस्था के इतने करीब जा सकता है? कैसे अपनी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है? यही सब सवाल एकांश को परेशान कर रहे थे। वो बाथरूम में गया और ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा होकर अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने लगा। काफी देर बाद वो बाहर आया और चेंज करके वैसे ही गीले बालों के साथ बिस्तर पर लेट गया। सुबह हो गई थी। दादासा ने फिक्र जताते हुए पूछा, आस्था एकांश कहाँ रह गए? सभी एकांश का ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। आस्था ने सिर झुकाए हुए कहा, पता नहीं दादासा। दादीसा ने पूछा, आप गई नहीं उनके रूम में? आस्था ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो हम थोड़ा लेट उठे, फिर पूजा नाश्ता बनाते हुए वक्त ही नहीं मिला। वो जानकर एकांश के कमरे में नहीं गई थी, क्योंकि कल की वजह से उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। दादीसा ने समझाते हुए कहा, आस्था नाश्ता कोई भी बना देता बेटा, आपको कुंवर को देखना चाहिए था। अब जाइए और उन्हें बुलाइए। ये सुनकर आस्था एकांश के कमरे की ओर बढ़ गई थी। आस्था ने दरवाजा नॉक करते हुए पुकारा, कुंवर जी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए वो अंदर चली गई थी। एकांश अभी भी सो रहा था। आस्था को थोड़ा अजीब लगा। उसने पास जाकर एकांश को आवाज दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब ना मिलने पर उसने उसे हाथ लगाया। एकांश का बदन बुखार से तप रहा था। आस्था घबरा गई और वैसे ही भागते हुए नीचे आ गई थी। स्वप्न ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाभी साहब, आप भाग क्यों रही हैं? भागने की वजह से उसकी सांसें फूल चुकी थी। आस्था ने रोते हुए कहा, स्वप्न भाई साहब, कुंवर जी। ये सुनकर सभी घबराकर एकांश के कमरे की ओर बढ़ गए थे। अजिंक्य जी ने आवाज देते हुए उसे हाथ लगाया और फौरन पीछे खींच लिया। कुंवर साहब, कुंवर साहब। अजिंक्य जी बहुत परेशान हो गए और घबराते हुए बोले, कॉल द डॉक्टर। एकांश, एकांश उठिए। दादासा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अजिंक्य रिलैक्स, एकांश को कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर आते ही होंगे। अजिंक्य जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रूंधे गले से कहा, हमारा एकांश, बाबा साहब, अपनी पत्नी को खोने के बाद सिर्फ एकांश ही तो उनके जीने की वजह था, और इसीलिए उन्होंने अपने उसूलों को, कायदों को साइड में रखकर आस्था और उसकी शादी करवाई थी। दादासा ने समझाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए अजिंक्य, हमारे कुंवर साहब इतने कमजोर नहीं है कि आप इतना परेशान हो रहे हैं। इतने बड़े बड़े हादसे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो फिर ये तो थोड़ा सा बुखार ही है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनके कहने पर अजिंक्य जी ने हाँ में सिर हिलाया था। आस्था का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह दादीसा और बाकी सब ने उसे शांत करवाया था। डॉक्टर ने एकांश को चेक किया और मेडिसिन देकर चले गए थे। आस्था वहीं उसके बाजू में बैठी रही। वो लगातार उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। सबके समझाने पर भी उसकी आंखों से आंसू बह ही रहे थे। उसके कुंवर जी को जरा सी भी तकलीफ हो ये उसे मंजूर नहीं था। वैसे ही रोते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कल की थकान और एकांश के ख्यालों में देर रात तक जागने की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। नींद में ही उसने अपना सिर एकांश के सीने पर रख दिया था। दवाइयों के असर से एकांश को होश आ गया था। उसने किसी तरह अपनी आंखें खोली और आस्था को अपने इतने करीब देखकर उसे बहुत खुशी हुई। सारी थकावट, सारा दर्द जैसे पल में गायब हो गया था, लेकिन उसका मुरझाया हुआ चेहरा और आंखों से बहते आंसू के निशान देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो बिना कोई हलचल किए उसे देख रहा था। उसकी नींद खराब न हो इसलिए वो वैसे ही लेटा रहा। उसके बालों में हल्के हल्के उंगलियां घुमाते हुए उसे कब फिर से नींद लग गई उसे ही पता नहीं चला।
रुद्र, स्वप्न, उत्तरा और ऐश्वर्या जो एकांश को देखने आए थे, वे उन्हें इस तरह एक दूसरे के पास सोता देखकर वैसे ही वापस चले गए थे। उत्तरा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड कि भाभीसा सो गई, वरना उनकी हालत देखकर हमें तो लगा कहीं वही बीमार न पड़ जाएं। ऐश्वर्या ने हामी भरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, कितना रो रही थी वो। स्वप्न ने सोचते हुए कहा, हाउ स्ट्रेंज ना, तकलीफ भाईसा को हुई और आंसू भाभीसा की आंखों से बहे। इज दिस कॉल्ड अ लव? ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, या दिस इज अ लव, प्योर लव, जिसमें ना लस्ट है, ना डिजायर है और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस है, तो बस एक दूसरे की केयर, परवाह और खुशी। भाईसा इज सो लकी टू हैव लाइफ पार्टनर लाइक आस्था भाभीसा। रुद्र ने कहा, इट्स ट्रू, बट फॉर मी भाभीसा इज सो लकी टू हैव अ पार्टनर लाइक भाईसा। शुरू से वही एक तो था जिसने एकांश को आस्था के लिए इतना कुछ करते हुए देखा था, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कुछ देर बाद आस्था की नींद खुल गई थी। एकांश की आंखें बंद देखकर फिर एक बार उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो गए थे। उसे लग रहा था कि अभी तक उसके कुंवर जी को होश नहीं आया था। आगे बढ़कर उसने एकांश के माथे पर हाथ रखा। हल्का सा बुखार अभी भी उसे था। आंसू की एक बूंद लुढ़क कर एकांश का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। रोते हुए आस्था ने पूछा, आप ठीक है ना कुंवर जी? जवाब में एकांश ने उसके गाल को हाथ लगाया और नजरों से ही हाँ का इशारा किया। ये देखकर आस्था झट से उसके गले लग गई थी। आस्था रोते हुए बड़बड़ाए जा रही थी, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे कुंवर जी, प्रॉमिस कीजिए हमें। पता है कितना डर गए थे हम, आपको कुछ हो जाए हमें बिल्कुल मंजूर नहीं कुंवर जी, हम आपको खोना नहीं चाहते, हमें आप चाहिए कुंवर जी, हमेशा हमेशा चाहिए। एकांश को उसकी हालत समझ आ रही थी। वो बस अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। आस्था सिसकते हुए उससे और लिपट गई थी। एकांश ने प्यार से कहा, आस्था हम ठीक है बच्चा, आप रोइए मत। आस्था ने सिर ऊपर करके मासूमियत से पूछा, सच्ची? एकांश ने धीमी आवाज में कहा, सच्ची। और आस्था उसकी आंखों में खो गई थी। खो तो एकांश भी गया था उसकी उन हरी आंखों में जिसमें उसे अपने लिए बेशुमार प्यार और फिक्र नजर आ रही थी। आस्था ने फिर से एक मासूमियत भरा सवाल किया, आप फिर से कभी बीमार नहीं होंगे ना? उसके इस सवाल पर एकांश ने कुछ ऐसा किया जिसकी आस्था को उम्मीद नहीं थी। आस्था ने एकांश से एक मासूमियत भरा सवाल किया, आप फिर से कभी बीमार नहीं होंगे ना? उसके इस सवाल पर एकांश ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। ऐसी ही फिक्र, ऐसी केयर सिर्फ उसकी माँ उसके लिए किया करती थी जब वो बीमार होता था। उनके जाने के बाद किसी ने उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी वो अटैचमेंट उसे किसी से नहीं हुई थी, अपने बाबा साहब से भी नहीं। लेकिन आस्था ने कब वो जगह ले ली उसे ही पता नहीं चला। आस्था का ख्याल रखते रखते कब वो जिम्मेदारी से उसकी जिंदगी बन गई, ये बात तो एकांश को भी पता नहीं चली थी। एकांश की आंखों से आंसू बह निकले थे। एकांश की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर आस्था ने पूछा, क्या हुआ कुंवर जी, आपको दर्द हो रहा है क्या? रो क्यों रहे हैं? एकांश ने कहा, कुछ नहीं। आस्था ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, फिर क्यों रो रहे हैं, मत रोइए ना। एकांश ने उसका वही हाथ अपने हाथों में लेकर उस पर अपने होंठ रख दिए थे। एकांश ने प्यार से कहा, आप भी मत रोइए आस्था, हमें आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं है, और जाकर फ्रेश होकर आइए, हम भी फ्रेश होते हैं। आस्था ने उसे डांटते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आप शावर नहीं लेंगे, आपको बुखार है ना? एकांश ने हकलाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आस्था ने सख्ती से कहा, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ ब्रश करना है आपने, वो भी जल्दी से, ज्यादा देर तक पानी में मत रुके रहिए, समझे? एकांश को वो डांटते हुए बहुत क्यूट लगी थी। उसने हल्के से उसकी नाक खींचते हुए कहा, जी समझ गए। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा, कुंवर जी। एकांश खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया था। वो फ्रेश होने चला गया और आस्था भी बाहर आ गई थी। उसने सबको एकांश के ठीक होने की खबर दे दी थी। खुशी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। अजिंक्य, दादासा और घर की सभी लेडीज के साथ साथ रुद्र और स्वप्न भी एकांश के कमरे में आ गए थे। वो भी फ्रेश होकर आ गया था। सबने उसकी तबीयत की मालूमात ली थी। दादीसा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए पूछा, ठीक है ना आप कुंवर सा? एकांश ने अपनी वही $1 मिलियन वाली स्माइल के साथ कहा, हम बिल्कुल ठीक है दादीसा। दाइमा ने फिक्र जताते हुए कहा, जरूर हमारे कुंवर सा को किसी की बुरी नजर लगी होगी, तभी ऐसे बीमार हो गए। आस्था धीरे से बड़बड़ाई, किसी की नहीं, उसी चुड़ैल की लगी होगी नजर हमारे कुंवर जी को। रुद्र और स्वप्न ने यह सुन लिया था और मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी चुड़ैल भाभी सा? आस्था ने मुंह बनाते हुए कहा, और कौन, वो रेवा। स्वप्न बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उसे देखने लगा और बोला, भाभी सा। यही हाल रुद्र का भी था। आस्था कभी भी किसी से डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करती थी और अब इस तरह कह रही थी। आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या स्वप्न भाई साहब, देखा नहीं कैसे चिपक रही थी हमारे कुंवर जी से, चिपकू चुड़ैल कहीं की। आस्था के ऐसा कहने पर रुद्र और स्वप्न जोर जोर से हंसने लगे थे और बाकी सब घूर कर उन दोनों को देखने लग गए थे। आस्था को भी अपनी बातों पर हंसी आ गई थी और एकांश को उसके चेहरे की स्माइल देखकर सुकून मिला था। आस्था एकांश से कह रही थी, कुंवर जी जल्दी कीजिए, आपकी वजह से हमें लेट नहीं होना है। आज महाशिवरात्रि जो थी और साथ ही आस्था का 21वां जन्मदिन भी था। सुबह सुबह घर के मंदिर में पूजा करके वे सब इस साल भी कुल देवता के मंदिर में जाने को तैयार हो रहे थे। आज सबसे बहुत सारे गिफ्ट्स पाकर आस्था बहुत ही खुश हुई थी। एकांश ने उसे नई कार गिफ्ट की थी जिसे पाकर आस्था तो बस हवा में ही उड़ रही थी। आस्था नीचे आ गई थी जहाँ सब तैयार होकर अपने कुंवर सा और कुंवर अनीसा का वेट कर रहे थे। हल्की गुलाबी साड़ी, गहने, हाथ भर चूड़ियां, पायल, बालों का बंधा हुआ बन और उसमें सजाए गजरे, और सबसे अट्रैक्टिव उसकी कमर पर चढ़ा नाजुक चमकदार कमरबंद। आस्था जैसे जैसे नीचे आ रही थी सभी की नजरें उस पर आकर रुक गई थी। एक बार फिर सबने आस्था को बर्थडे विश किया था। बाबा सा ने पूछा, आस्था एकांश कहाँ है?
आस्था ने बताया वो तैयार हो रहे हैं। रुद्र ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, वक्त के पक्के होने वाले भाई साहब आज लेट कैसे हो गए? आस्था ने फिक्र जताते हुए पूछा, पता नहीं, लेकिन वो बहुत अपसेट भी है बाबा साहब। ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? बाबा साहब ने तसल्ली देते हुए कहा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर हुआ होगा भी ना तो एकांश संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए, आपका व्रत है ना। आस्था ने उदासी से ही कहा। स्वप्न ने उसका मूड ठीक करने के लिए पूछा, वैसे भाभी साहब, ये आपके रुद्रदा ने आपको क्या गिफ्ट दिया? आस्था ने सैड फेस बनाते हुए कहा, कुछ भी नहीं। रुद्र उसे चिढ़ाने लग गया और बोला, छोटी सी भाभी साहब, ऐसे फेस मत बनाइए, लगना चाहिए ना आप 21 की हुई हैं। वेरी बैड, अभी तक बच्चों के जैसे बिहेव करती हैं आप। आस्था ने शिकायत करते हुए कहा, छोटी माँ, देखिए ना, रुद्रदा हमें चिढ़ा रहे हैं, आप डांट लगाओ उन्हें। सुनीता जी ने कहा, सॉरी आस्था, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे, आप दोनों का हमेशा का है, लड़ते हैं और फिर मान जाते हैं, सो आप अपना अपना सॉर्ट करो। ये सुनकर रुद्र हंसने लगा था। आस्था ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं रुद्रदा, आई हेट यू, मेरे बर्थडे वाले दिन भी परेशान कर रहे हैं। रुद्र ने ब्लैकमेल करते हुए कहा, भाभी साहब ऐसा मत बोलिए, वरना हम आपको कार ड्राइविंग नहीं सिखाएंगे। आस्था ने तंज कसते हुए कहा, हम आपके साथ सीखने वाले नहीं हैं, आती है क्या आपको ठीक से गाड़ी चलाना? रुद्र ने एटीट्यूड से कहा, अच्छा तो कौन सिखाएगा नहीं सिखाने वाले? आस्था ने कहा, हमें गाड़ी इसी जन्म में सीखनी है, अगले नहीं, तो आपसे तो बिल्कुल भी सीखने का मूड नहीं है। आपको खुद को ही गाड़ी सीखते सीखते 8 महीने लग गए थे और अब ऐसे चलाते हैं, हमें क्या सिखाएंगे? रुद्र ने आहत होने का नाटक करते हुए कहा, भाभी साहब नॉट डन, आप हमारा मजाक बना रही हैं। आस्था ने कहा, नहीं नहीं रुद्रदा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, वो तो हम आपसे डर रहे हैं इसलिए कहा। रुद्र ने खुद डरते हुए पूछा, क्यों डर रही हैं? सुनीता जी ने भी फिक्र से पूछा, हाँ आस्था क्या हुआ? रुद्र ने बात को टालते हुए कहा, जाने दीजिए मासा, वो नहीं बताना चाहती, चलिए ना भाभी साहब, हम आपको आपका गिफ्ट देते हैं। उसे यकीन हो गया था कि आस्था जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। सुनीता जी ने फिक्र करते हुए आस्था से पूछा, क्या हुआ आस्था? रुद्र ने बात को टालते हुए कहा, जाने दीजिए मासा, वो नहीं बताना चाहती, चलिए ना भाभी साहब, हम आपको आपका गिफ्ट देते हैं। उसे यकीन हो गया था कि आस्था जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। स्वप्न को भी आस्था क्या कहने वाली थी इसका अंदाजा आ गया था। पिछले कुछ दिनों से उन सभी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। स्वप्न ने कहा, ऐसे कैसे रुद्र, भाभी साहब आप बताइए, आपका डर दूर करना हमारा फर्ज है। रुद्र ने उसे धमकाते हुए कहा, ब्रो चुप कर जाओ, नहीं तो। आस्था ने अपना सिर पकड़ लिया। स्वप्न ने भी एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा, नहीं तो क्या? आस्था ने नजरों से ही ना का इशारा करते हुए कहा, ओहो स्वप्न भाई साहब, आप दोनों कहाँ लड़ने लग गए, बात यहीं छोड़ दीजिए, हमें लेट हो रहा है ना। स्वप्न ने पलट कर पूछा, अभी तक भाई साहब कहाँ आए हैं, तो नहीं हो रहा है लेट, और क्या कह रहे थे आप रुद्र? तभी मिथिलेश ने रुद्र को घूरते हुए कहा, रुद्र का छोड़िए, स्वप्न और बताइए क्या किया इन्होंने? रुद्र ने घबराते हुए बात टालने की कोशिश की, नहीं तो बाबा साहब कुछ भी नहीं, ये ना पागल है, कुछ भी बोलते हैं। स्वप्न ने तुरंत शिकायत की, अच्छा हम पागल हैं, अभी बताते हैं आपको, काका साहब ये रुद्र है ना, फुल स्पीड से कार ड्राइव करते हैं, और उस दिन तो इतनी तेज ड्राइविंग की कि बस, और 2 बार सिग्नल भी तोड़ दिया। मिथिलेश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुद्र ने घबराते हुए अपनी सफाई दी, हमारी गलती नहीं थी बाबा साहब, उत्तरा दीदी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, बस हमें उनके पास जल्दी जाना था, इसीलिए। अखिलेश ने नाराजगी जताते हुए कहा, उत्तरा कुछ दिन में आपकी शादी होने वाली है और आप ओवर ड्रिंक कर रही थी। उत्तरा ने अपना इल्जाम ऐश्वर्या पर डालते हुए कहा, बाबा साहब हम ऐश्वर्या से बेट हार गए थे, इसीलिए उन्होंने ही हमें पिलाई। सुनीता जी ने गुस्से से पूछा, बेट हारने पर ड्रिंक? ऐश्वर्या ऐसी कौन सी बेट थी जो आपने इन्हें ड्रिंक करवाई? ऐश्वर्या ने भी बचने के लिए स्वप्न की हरकत बता दी, वो तो स्वप्न माउंटेन बाइक रेसिंग जीतेंगे या नहीं इस पर बेट लगी थी, हमने कहा था वो जीतेंगे और उत्तरा मना कर रही थी, तो बस हम जीत गए इसीलिए। अनीता ने सख्त लहजे में कहा, इसीलिए आपने ड्रिंक की, और स्वप्न आप बाइक रेसिंग नहीं माउंटेन बाइक रेसिंग करते हैं और जीतते भी हैं। स्वप्न ने उम्मीद से आस्था की ओर देखा और उसने जोर से ना में सिर हिला दिया। स्वप्न ने हकलाते हुए कहा, मासा हम तो बस। अजिंक्य ने पूछा, अब आस्था ने क्या किया? आस्था ने गले पर हाथ रखते हुए जोर से ना में सिर हिलाया और कहा, सच्ची बाबा साहब हमने ड्रिंक ड्राइव कुछ नहीं किया। उसका वो मासूम सा घबराया हुआ चेहरा देखकर सबका गुस्सा पल में गायब हो गया था और सबको हंसी आ गई थी। आस्था के साथ साथ सभी ने चैन की सांस ली थी। दादा साहब ने अपनी हंसी छुपाते हुए कठोर शब्दों में कहा, सिवाय आस्था के कोई नहीं बचा, आप चारों को सजा मिलने वाली है। रुद्र ने हिम्मत करके पूछा, सजा? कैसी सजा दादा साहब? दादा साहब अभी भी गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए बोल रहे थे, बहुत मुश्किल सजा देने वाले हैं हम चारों को। मृणाल जी ने भी अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या। आस्था ने आंखें दिखाते हुए फुसफुसाकर कहा था ना दोनों से चुप रहिए, लेकिन नहीं, अब भुगतिए। रुद्र ने विरोध करते हुए कहा, ऐसे कैसे, हम अकेले ही क्यों, आपकी वजह से ही सब शुरू हुआ था, तो आप भी हमारे साथ सजा भुगतेंगी। दादा साहब ने पूछा, उन्हें क्यों सजा मिलेगी, उन्होंने क्या किया? रुद्र हमेशा की तरह अपनी नौटंकी वाले अंदाज में वापस आ गया और बोला, क्या क्या नहीं किया ये पूछिए दादा साहब। स्वप्न ने शिकायत की, आपको पता है भाभी साहब ने उनके प्रोफेसर की गाड़ी के सारे टायर पंक्चर कर दिए थे। ऐश्वर्या ने भी आग में घी डालते हुए कहा, और उस क्या नाम था उस लड़के का, रॉकी, उसकी कार का कांच फोड़ दिया था। उत्तरा ने कहा, और कॉलेज और भाई साहब के ऑफिस का सिस्टम भी हैक कर लिया था। रुद्र ने फिर कहा, और अपनी उन दोनों सहेलियों के साथ विदाउट सिक्योरिटी बाहर घूमने भी गई थी। स्वप्न ने आगे बताया, और तो और बड़े काका साहब, आपको और भाई साहब को माथुर इंडस्ट्री वाले प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाने के लिए लेट भी इन्हीं की वजह से हुआ था। इन्होंने वो मेल ही डिलीट कर दिया था, इसीलिए भाई साहब को पता ही नहीं चला और आपको मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी।
ये सुनकर बाकी तीनों उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे थे। उत्तरा ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए सफाई दी। नहीं काकासा, ये लास्ट वाला झूठ था, स्वप्न कुछ भी बोल रहा है। ऐश्वर्या ने भी गुस्से से कहा, है ना स्वप्न? स्वप्न ने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ काकासा, वो बस गलती से हम कुछ भी बोल पड़े थे। अजिंक्य ने गंभीरता से पूछा, गलती या सच? रुद्र ने इल्जाम अपने सिर लेते हुए कहा, हमने किया था वो मेल डिलीट, भाविसा ने नहीं। उसने तीनों को इशारे से ही हाँ कहने के लिए बोला था। तीनों ने भी आस्था को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ रुद्र ने ही किया था। अजिंक्य जी उसके सामने खड़े हो गए और पूछा, आस्था आप बोलिए। आस्था की आंखों से आंसू आने लग गए थे। उसने रोते हुए कहा, सॉरी बाबा साहब, वो हमें कुंवर जी चाहिए थे, वो लगातार बिजी थे ना, इसीलिए सॉरी। अजिंक्य जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आपको पता है आपने भले ही गलती की, लेकिन आपकी उस एक गलती की वजह से हम और आपके कुंवर जी दोनों यहाँ सही सलामत हैं। दादासा ने सीरियस होते हुए पूछा, मतलब क्या कह रहे हैं आप अजिंक्य? अजिंक्य जी ने बताया, बाबा साहब उस वक्त एकांश को मारने के लिए किसी ने शार्प शूटर को हायर किया गया था, लेकिन हम वहां गए ही नहीं। बाद में हमारे सिक्योरिटी सिस्टम से ये खबर मिली थी। अजिंक्य जी की बात पर सभी चौंक गए थे। दादासा ने गुस्से से कहा, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अजिंक्य ने सफाई दी, एकांश आप सभी को परेशान नहीं करना चाहते थे। दादासा ने पूछा, और क्या क्या छुपाया है? एक ही बार हुआ था ये या और भी हमले हुए हैं? अजिंक्य जी ने सिर झुकाए हुए कहा, इसके अलावा और 2 बार हमले हुए थे एकांश पर, लेकिन उस बार भी आस्था ही रीजन थी एकांश को सेफ रखने के पीछे। जहां अभी तक खुशनुमा माहौल था, वहीं अब सबके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए थे। दादीसा ने आहत स्वर में कहा, आप दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि हमसे बातें छुपाने लगे? एकांश जो कब से इन सबको देख रहा था, उसने नीचे आते हुए कहा, दादासा ये वक्त सही नहीं है ये सब बातें करने के लिए, हम बाद में बात करेंगे, अब चलते हैं। दादासा ने पीछे से आवाज दी, कुंवर साहब। एकांश ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए और बाहर निकलते हुए बोला, चले प्लीज। आस्था के कहने पर उन्होंने अपनी अपनी कार से ना जाकर बस से जाने का डिसाइड किया था। एकांश पर हुए हमलों की वजह से सब परेशान हो गए थे। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें।